हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो पिछला क्लास हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे? आई मीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था, मेथड। यस सर। चलो ठीक है, आज प्लांट का था। वेजिटेटिव प्लांट में क्या बताए थे? सर सब हो गया, सब प्लांट में भी। प्लांट में भी हो गया था ना। ठीक है। चलो, आज जो हम बोल रहे थे डीएनए के बारे में, वो हम तुमको बता देते हैं। ठीक है, देखो डीएनए क्या है समझना। सबसे फर्स्ट में डीएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि एक ऐसा पार्ट होता है जो जीन कैरी करता है, जिसका दो काम है। एक काम है वेरिएशंस लाना और एक काम होता है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाना। ठीक है, अब देखो ये एग्जैक्टली क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। और डीएनए को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखते हैं इट इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, चेन। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने ये दो है, इसका फुल फॉर्म एंड इसका डेफिनेशन। क्या लिखा? अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जो डीएनए को बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है तुमको कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब यहाँ पे क्या है। पॉली का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? मेनी। हाँ, पॉली का मतलब होता है मेनी, मोर देन वन। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्चुअली में कंपाउंड है। आई मीन ये एक तरह का मॉलिक्यूल है जो दो तीन पार्ट, आई मीन न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये तीन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। एग्जैक्टली हम न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होता है वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट में न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें जो है पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। दूसरा नाइट्रोजन बेस पेयर, होता है। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो फॉस्फेट आयन ये होता है। ठीक है, अब देखो जब हम लिखे हैं पेंटोज शुगर तो उसमें कोई ना कोई तो शुगर होगा, तो इसमें है राइबोज शुगर। क्या होता है? राइबोज। मतलब पेंटोज का मतलब सी फाइव कार्बन कंटेनिंग जो है शुगर है वो पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजन बेस एक्चुअली में दो कंपोनेंट का होता है या दो पार्ट से बना होता है। एक को बोलते हैं प्यूरिन, और एक को बोलते हैं पायरामिडिन। ठीक है, अब प्यूरिन जो है उसमें दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं एडेनिन और एक को बोलते हैं ग्वानिन। ये दो पार्ट होता है, जिसको एडेनिन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्वानिन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पैरामिडिन में क्या होता है? थाइमीन एंड साइटोसिन। क्या होता है? एंड साइटोसिन। यहाँ डीएनए है इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है हमेशा ध्यान। लेकिन आरएनए होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आरएनए में चेंज क्या होगा? तो थाइमीन के जगह पे यूरासिल आ जाता है, अगर आरएनए का कंपोनेंट पढ़ेंगे तो या फिर कंपाउंड पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये है तुम्हारा बेस पेयर। और पेंटोज फॉस्फेट जो होता है या तो PO3- के फॉर्म में रहेगा या PO4- के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यही है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट। ठीक है, अब ये कैसे डीएनए बनाता है कंपोनेंट ये हम तुमको बताते हैं, पहले इसको नोट कर लो। डीएनए आज पूरा खत्म ही कर देते हैं, नोट कर लो। सर प्यूरान में बता दीजिए क्या क्या। क्या? नहीं बोलो। नाइट्रोजन बेस पेयर में सर प्यूरान है ना? हाँ, प्यूरिन एंड पायरामिडिन, उसके नीचे में एडनिन एंड ग्वानिन, ए और जी, कैपिटल ए एंड कैपिटल जी, ये रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं।
ठीक है। और पैरामिडिन में थायमिन एंड साइटोसिन जब डीएनए है तब, लेकिन अगर यहाँ पे आरएनए होगा तो थायमिन के जगह पे रिप्लेस होके यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, हो गया। हेलो, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। अरे रिप्लाई करो, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड को। हाँ, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हो गया। यस सर। देखो ये तुम्हारा बेसिक चीज है, क्योंकि डीएनए का भी स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। डीएनए कैसे काम करता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर समझ लो, क्योंकि स्ट्रक्चर समझ लोगे तो उसको समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया डीएनए कैसे बना होता है। अब इसका पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है पेंटोज शुगर। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट होगा नाइट्रोजन बेस पेयर, देन फिर पेंटोज शुगर। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे ये शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है, और हम तुमको क्या बताया कि फॉस्फेट भी होता है। ठीक है, हम बोले थे ना, ये है फॉस्फोरस, देन फिर शुगर का अटैचमेंट। ठीक है, शुगर का अटैचमेंट, फिर नाइट्रोजन बेस। ठीक है, फिर इस तरह से शुगर का अटैचमेंट। तो ये जो अटैचमेंट है ये इस तरह से अटैच्ड होता है, और इस तरह से बहुत ही लंबा ये चैन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे मान लो शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन एंड पैरामिडिन हम बताए थे। तो डीएनए का जब स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, तो वहां पे एक साइंटिस्ट थे चारगफ। कौन थे? चारगफ। चारगफ रूल बोला जाता है, जो कि नाइट्रोजन बेस का जो मतलब अटैचमेंट है या फिर अरेंजमेंट है, कौन किससे बॉन्ड बना के बनता है, वो चारगफ रूल कहलाता है। ये बताए थे कि एडनिन के साथ हमेशा थाइमीन कनेक्ट होगा और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन कनेक्ट होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कनेक्शन है, आई मीन बॉन्डिंग जो है, वो बॉन्डिंग पे ध्यान देना।
क्योंकि एडेनिन के साथ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ में आया? तो चार्गफ रूल यही बोलता है कि एडेनिन थाइमिन इज इक्वल टू 1, ग्वानिन साइटोसिन इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे जब भी बॉन्डिंग होगा तो एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड में जाएगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड में चला जाता है। ठीक है, ये है। तो नाइट्रोजन बेस अगर बात करें तो एडेनिन से थाइमिन, ठीक है, और यहाँ बोल सकते हैं ग्वानिन से साइटोसिन, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होगा, वहां पे 2 होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन बेस का जो बॉन्डिंग होता है उसके लिए जो बॉन्ड जनरेट होता है या फिर बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन इस सब के साथ कौन बनेगा? तो शुगर के साथ फॉस्फोरस जब होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, और शुगर से जब नाइट्रोजन बेस होगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है। कहीं कहीं एन ग्लाइकोसिडिक भी होता है, तो वो गलत नहीं है। तो देखो, फॉस्फोरस से शुगर फॉस्फोडाइस्टर, शुगर से नाइट्रोजन बेस ग्लाइकोसिडिक, एंड नाइट्रोजन बेस से नाइट्रोजन बेस जो है वो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे ध्यान देना है तुमको कि ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल एंड एडेनिन से थाइमिन जो होता है वो डबल बॉन्ड कनेक्ट होता है। यही है तुम्हारा नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब ये हम एक चेन बताई, इस तरह से पूरा बहुत सारा लंबा चेन में बनता है, तब एक डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम बताते हैं क्या होता है जल्दी। हो गया? यस सर, हो गया। चलो देखो, अब डीएनए का अगर मॉडल की बात करें तो डीएनए का जो मॉडल है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है। कैसे है? डबल हेलिकल। देखो तो ये जो है, जो ये कनेक्ट है, ये एडेनिन से थाइमिन, ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन थाइमिन एडेनिन। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही हो सकता है, चारों पांचों जो भी बेस पेयर दिखा रहे हैं सारा एक ही एडेनिन ही हो, तो ये होता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये हेलिकल मॉडल या हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, डीएनए का जो है सबसे स्टेबलाइजिंग मॉडल यही है, और इसको दिया था कौन? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोला जाता है इसको। वही बताए थे कि डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये जो हेलिकली घूमता है, आई मीन राउंडिंग होता है, वो राइट हैंडेड घूमता है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ये चीज है, समझा? राइट हैंडेड स्ट्रक्चर ये है, समझे? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है, तो मतलब कैसे समझोगे? जैसे मान लो ये एक चेन है और ये एक चेन है, दोनों के बीच में है ऐसे, और ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है, जैसे वायर घूमता है ना इस तरह से, 2 वायर को एक साथ हम लोग घुमाते हैं, सेम इस तरह में दिखता है। तो ये कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। राइट हैंडेडली स्ट्रक्चर, या राइट हैंडेडली ये राउंड होता है, घूमता है, और ये हेलिकल मॉडल में होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो डीएनए है ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा और हम लोग पीछे जाते हैं। सेल है, सब जान रहे हो, 9th में सब पढ़ के आए हो। ठीक है, जान ही रहे होगे। सेल है, तो सेल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर में है क्रोमेटिन फाइबर। क्या है? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। ये कंडेंस होगा, तो बनेगा क्या? क्रोमोसोम। क्या बनेगा?
ठीक है। क्रोमोसोम जो है फिर कंटेन करता है डीएनए, एंड डीएनए जो है वो जीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये क्या है, डीएनए जो है वो जीन को रिप्रेजेंट करता है, और जीन ही जो है वो वेरिएशन भी शो करेगा, एंड हम क्या बोले थे, कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस करेगा, कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस करेगा। ये चीज है, समझ में? अब देखो, हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और जीन समझ रहे हैं, लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ये इतना एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड चेन है पॉलीन, जिसको डीएनए बोल रहे हैं, क्या डीएनए का सारा जो पार्ट है वो जीन में, जैसे मान लो ये एक है पार्ट और इसको हम सेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, सपोज दैट मान लो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट है मेरे पास, और ये तीनों जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन और सब नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसी को जीन बोला गया है। तो हम लिख सकते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज अ जीन। ये ध्यान रखना, समझ में आया? ये है तुम्हारा जीन। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, क्यों बेस पेयर का जरूरत पड़ता है? ठीक है ना, देखो हम लोग के बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर जीन है तो जीन का काम होता है वेरिएशन एंड कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना। हम लोग कैरेक्टर पे थोड़ा चले जाते हैं, वेरिएशंस क्या होता है वो वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर पे हम जाते हैं, तो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जीन ऐसा क्या करता है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है? तो ध्यान देना है कि जो जीन होता है कहीं ना कहीं वो प्रोटीन या कुछ एंजाइम्स को बनाता है, जो कि प्रोटीन का ही होता है, मतलब समझ लो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बना के वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, अब बताओ प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। नाइट्रोजन। अमीनो एसिड, गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, डीएनए ये कैसे काम करता है? ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, ऐसा होता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, हमको समझ में आ गया कि प्रोटीन ही एक ऐसा मतलब पार्ट है जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है या एक तरह का कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये वेरिएशंस वगैरह में काम करता है, क्योंकि जीन किसी तरह से चेंजिंग होगा तो ही वेरिएशन होगा। जीन चेंजिंग हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोटीन में चेंजिंग होगा और वो वेरिएशन को करता है। अब देखो जैसे हम बताए डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है, इसी तरह से रेगुलेट एंड एक्सप्रेशन होता है डीएनए एंड जीन का। जैसे तुम समझ सकते हो कि प्रोटीन उसको बनाना ही बनाना है, तो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड। अब देखो अमीनो एसिड है बॉडी में है, बट लेकिन अगर वो कोई मतलब सपोज दैट कि अमीनो एसिड हमको चाहिए, तो अमीनो एसिड को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जो नाइट्रोजन बेस है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और वही जो है कोड कहलाता है। जो अमीनो एसिड जिस मतलब कि सॉरी जो जेनेटिक कोड या फिर जो नाइट्रोजन बेस होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेगा। जैसे मान लो यूरासिल, ग्वानिन एंड एडेनिन। ठीक है, अब इसका बेस पेयर क्या हो जाएगा बताओ? इसका बेस पेयर क्या हो जाएगा? ये होगा एडेनिन, ये होगा साइटोसिन और ये होगा यूरासिल, UGA, और इसका बेस पेयर ACO। सपोज दैट मान लो ये जो है कोई एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो वेलानिन है, वेलानिन इज अमीनो एसिड। ठीक है, हम लोग जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। ठीक है, वेलानिन इज अमीनो एसिड। तो सोचो कि इस तरह का जो अमीनो एसिड है ये बहुत सारे चेन में चाहिए, तो ये जेनेटिक कोड बहुत सारा चेन में प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत सारा जेनेटिक कोड बहुत सारे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करो, वो अमीनो एसिड एक साथ बनेगा और वो प्रोटीन बनाएगा, देन अपना फंक्शनिंग करेगा। अब तुम यहाँ सोच रहे होगे कि सर आप हमको थाइमीन बता रहे थे, तब सर यहाँ यूरासिल लिख रहा है। हम तुमको क्या बताए थे? डीएनए है, उसको बनाना है प्रोटीन, तो पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए का जो बेस पेयर है थाइमीन के जगह पे क्या होता है? यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल। अब देखो एक चीज तुमको बताते हैं,
एक डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अगर तुम लोग मतलब कोई भी जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो 11-12 का बुक में जाना, 12 के बुक में जेनेटिक डिसऑर्डर देखना, वहां Yes, पे sir. एक सीक्वेंसिंग है, ठीक है। चलो हम तुम लोग को दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। एक सेकंड। चलो तुम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा अगर वो समझ जाओगे तो फिर तुमको डीएनए कैसे काम करता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, एक डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले बोले सिकल सेल एनीमिया, अनीमिया का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो? इसमें सर जो आरबीसी का शेप होता है उसके जैसा बन जाता है, सिक्कल के जैसे, राउंड के बजाय। अनीमिया का सबसे पहले सॉरी, सिकल सेल सर एनीमिया, अनीमिया का मतलब बताओ, अनीमिया का मतलब बताओ। सर हेमोग्लोबिन का डिफिशियंसी के कारण होता है सर एनीमिया। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि देखो, अगर ब्लड का कमी है तो उसको हम लोग एनेमिक पेशेंट बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये ऐसे भी हो सकता है कि खून का कमी हो गया, क्यों भाई, तो आयरन नहीं खा पा रहे हैं या जो भी है, क्योंकि आयरन खाएंगे तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन बनेगा तभी वो आरबीसी या फिर ब्लड का इंक्रीजमेंट होगा। तो हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए आयरन कंटेनिंग फूड को हमेशा खाते रहना चाहिए, जैसे केला, सेब वगैरह जो है, जैसे गुड़ है, और जो भी ये फूड बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे रोटी वगैरह है वो सब में भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या बताए कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम क्या बताए कि आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव या फिर हम लोग राउंडेड होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि राउंडेड क्यों होता है, क्योंकि उसका काम होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन को ट्रैप करना या बाइंड करना, तब ना वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू वहां पे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि वो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। तो बीच बीच में रिप्लाई कर देते, चुप हो जाते तो हमको लगता है आवाज चला गया क्या, ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जैसे मान लो आरबीसी का क्या काम है, मैक्सिमम ऑक्सीजन को बाइंड करके वो रखेगा, ठीक है। अब बाइंड करना मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन को मतलब इनटेक करना, कहने का मतलब ब्लड में लेके जाना, ब्लड में आरबीसी है वो सारे सेल तक लेके जाएगा, फिर ऑक्सीजन का काम होगा, हम लोग ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाए, ठीक है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं करेगा तो ऑक्सीजन का जो काम है वो हो नहीं पाएगा हमारे बॉडी में, मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी हम लोग को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कमी वहां पे हो जाता है। अब जो हम तुमको डिजीज बताने वाले हैं वो वही डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया। मतलब जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप में चला जाता है, ठीक है, लंबा सा हो जाएगा, ट्यूबलर लाइक, ठीक है। ये किसके कारण होता है, तो उसके लिए हमारे बॉडी में कुछ जीन होता है, और हम तुमको पहले बताया कि जीन है तो कहीं ना कहीं वो एमाइनो एसिड को कंटेन करेगा, और एमाइनो एसिड को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो सबको एनसीईआरटी थोड़ा गौर करना, देखना, ठीक है। इस रीजन को देखो, ठीक है, इस रीजन को देखो, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल आरबीसी का जीन है, कहने का मतलब ये नॉर्मल जेनेटिक कोड है जिसको हम लोग GAG और CTC के साथ मैच कराते हैं, जो कि हमारा 6 नंबर पोजीशन जो है एमाइनो एसिड अगर दिख रहा है तो 6 नंबर एमाइनो एसिड जो है वो ग्लू है, ये नॉर्मल आरबीसी का है। क्या है, नॉर्मल आरबीसी का ये अरेंजमेंट है। देखो इस तरह से एमाइनो एसिड का कनेक्शन है, और हर एक एमाइनो एसिड के लिए देखो यहाँ ऊपर में जेनेटिक कोड है, और जेनेटिक कोड के लिए कौन है, बेस पेयर, यहाँ पे बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब 3 बेस पेयर मिलके एक जेनेटिक कोड होता है या जीन कोड होता है जो एक पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को वो रिप्रेजेंट करता है या फिर बनाता है।
तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो 6 नंबर पे जो नॉर्मल जेनेटिक कोड है, जीन कोड बोलते हैं या जीन बोलते हैं, वो किसी कारण से चेंज हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड को जो करने वाला होता है जेनेटिक कोड, वो कन्वर्ट होता है वेलानिन में। तो पहले एक बात बताओ कि अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, तो उसके लिए अलग जेनेटिक कोड, लेकिन अगर वो चेंज हो रहा है वेलानिन में, वेलानिन इज अमीनो एसिड, अगर ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है वेलानिन में, तो वेलानिन में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जेनेटिक कोड में चेंज हो रहा है। और जेनेटिक कोड कहने का मतलब उसका बेस पेयर में किसी तरह का चेंजिंग आ रहा है। मतलब हो सकता है, क्योंकि यहाँ हुआ है GAG, देखना ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन के साथ कनेक्ट होगा, CTC मतलब कि साइटोसिन थाइमिन एंड साइटोसिन, उसके लिए जो mRNA रिस्पॉन्सिबल है वो GAG है, मतलब ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन एक तरह का ऐसा जेनेटिक कोड है जो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये किसी कारण से चेंज होता है और GAG के जगह पे GUG होता है, जिसके कारण ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? वेलानिन में, और वो डिजीज हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो जेनेटिक कोड डिस्टर्ब हुआ तो उससे जो रिप्रेजेंट कर रहा है अमीनो एसिड वो डिस्टर्ब हुआ, और वो अमीनो एसिड अगर डिस्टर्ब हुआ तो वहां पे डिजीज हो गया, क्योंकि वो नॉर्मल जेनेटिक कोड या जीन का सेगमेंट वो नहीं है, वो किसी कारण से चेंज हो गया, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है डीएनए पर, और डीएनए बेस पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो डीएनए क्लियर हुआ या फिर कोई तरह का दिक्कत है बताओ? क्योंकि तुम लोग का ये डायग्राम नहीं है, आई मीन तो वो हम तुमको फिगर से बता दिए, आई मीन बुक से बोलोगे तो हम यार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? इसको पहले इसमें नोट दिक्कत कर है लो। सर, जीन्स और एलील में। जीन्स जीन सेगमेंट है, वो बड़ा सेगमेंट छोटा सेगमेंट दोनों हो सकता है, लेकिन एलील हमेशा पेयर में प्रेजेंट है। जीन सिंगल भी हो सकता है, जैसे मान लो कि एक्स है, मान लो एक्स हम जीन ले लिए, ये कभी भी कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें पेयर हो गया, पेयर ऑफ अ जीन इज अलील। अलील एक ऐसा पार्ट है जो बिना पेयर्ड के नहीं हो सकता, और अगर वो पेयर्ड में नहीं है तो कभी भी वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। यही होता है एलील और जीन में डिफरेंस, यही है। ये अगर पेयर ऑफ जीन है तो एक एलील है, और ये एक्स एक्स हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्स नॉर्मल क्या गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई क्या है बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे जेनेटिक में, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए पेयर्ड जीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पेयर ऑफ एलील जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है उसको, सॉरी वन पेयर ऑफ जीन इज अ कॉल्ड एलील जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। यही है तुम्हारा। बोलो क्लियर? किसी को कुछ दिक्कत है? अगर जेनेटिक कोड समझ में नहीं आया है, कोशिश तो किए हैं, ये है बहुत बड़ा चीज है जी, ठीक है, बट कोशिश किए हैं कि तुम लोग को शॉर्ट में समझाने का। अगर वो नहीं समझ में आया जो अमीनो एसिड कैसे चेंज हुआ, तो बोलोगे तो हम फिगर के साथ, मतलब आई मीन बोर्ड पे बता देंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो। और अगर कुछ डाउट है तो क्लियरली पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको खत्म करेंगे देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं आज, और जब तक डाउट क्लियर ना हो आज इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नहीं समझ में क्लियरली पूछो और रिप्लाई करो जल्दी, सोचो मत, टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है, पता है ना। बताओ वहाँ सर वो सब क्या है सर जो बनाए आप डीएनए, उसमें सर एक एक वो लिखे है ना वर्ड AGCG अरे ग्वानिन साइटोसिन ये सब नाइट्रोजन बेस का कनेक्शन है, और 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड बना लेता है, और वो एक जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। वही तो तुमको यहाँ बताया कि एक एग्जांपल लेके मान लो UGANACU, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कोड वेलानिन का है। अगर मान लो ये वेलानिन कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को बॉडी का मेंटेन कर रहा है, और इसके अमीनो एसिड में, सॉरी इसके जेनेटिक कोड में किसी तरह का चेंजिंग होगा तो अमीनो एसिड भी तो चेंज कर जाएगा, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। सारे के केस में जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल ही है, ठीक है। एग्जैक्टली जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट वो तुमको आएगा 12th में, अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारा जेनेटिक्स है तो वहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चला जाएगा आगे,
ठीक है, लेकिन हम कोशिश किए हैं समझाने का। अगर मान लो इसमें भी कुछ दिक्कत है तो बोलो, और दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी बात तुम्हारे सामने जो है तो ये डीएनए के बारे में। पहले डीएनए अच्छा। समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आ गया, तो वेरिएशंस भी बताएंगे। अभी कैसे वेरिएशन होगा ये भी बताएंगे, बट जेनेटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका समझ में आता है, यही होता है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। अब सर वहाँ बोले सर जो जीसी है सर वो ये है नाइट्रोजन बेस, तो सर ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है सर? नाइट्रोजन बेस क्या है कि एक तरह का जेनेटिक कोड बनाता है। बिना नाइट्रोजन बेस का जेनेटिक कोड नहीं बना पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बेस देखो एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सब होता है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, उसका न्यूक्लिक एसिड पढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, फास्फोरस हट जाएगा, सिर्फ सुगर नाइट्रोजन बेस रहता है। ठीक है, हार्ड है सर ये बहुत सर। थोड़ा सा है, देखो थोड़ा सा है, क्योंकि जब तक 12th में नहीं पढ़ोगे या फिर जेनेटिक्स में कौन सा क्लास का टॉपिक है सर? है। कौन सा क्लास का टॉपिक? देखो क्लास एक्चुअली 10th में है, थोड़ा सा डीएनए के बारे में समझ में नहीं आ रहा था तुम लोग को, हम बता दिए। इतना डिटेल डीएनए के बारे में नहीं पढ़ना है 10th में, बट 12th में है, पूरा डिटेल पढ़ना है इसका, स्ट्रक्चर वगैरह। तो सबका डिमांड था कि नहीं सर डीएनए नहीं समझ में आ रहा, इसलिए हम डीएनए का जो बेसिक क्लास है वो देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इसी के लिए, समझे। हेलो, हाँ क्लियर है, बोलो। और कुछ इसमें कुछ डाउट है? बोलो कुछ ये सर प्रॉब्लम। आप सर जो वहाँ लिखे हैं ना, सेल न्यूक्लियस क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम सर, तो सर क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम और डीएनए में अंतर बता दीजिए ना। क्रोमेटिन थ्रेड, अच्छा 10th सॉरी ये तो 9th में था पढ़ना, क्रोमेटिन थ्रेड। ये सर था सर की। है ना, देखो क्रोमेटिन थ्रेड क्या है ना, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है पूरा, मतलब मान लो एक धागा है और उसको पूरा हम घुमा दिए और साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए, वो है। लेकिन वो धीरे धीरे कंडेंस होगा ना, तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर, वो धीरे धीरे क्यों होता है कंडेंस? सेल डिवीजन के समय? सेल डिवीजन के समय ऐसा थोड़े होगा, सेल डिवीजन के समय, ये सारा काम सेल डिवीजन के समय होता है। ठीक है, ये सारा काम सेल डिवीजन के समय होगा। सेल डिवीजन का भी पूरा साइकिल है, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज में 3 फेज है, फिर एम फेज में 4 फेज है। ठीक है, फिर उसमें फिर 5 फेज है, तो अलग अलग फेज है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है, क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होगा, ये क्रोमोसोम बन जाएगा। अब क्रोमोसोम भी 2 टाइप का है, लैम्ब्रस एंड जायंट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए रिप्रेजेंट करता है जीन को, और जीन इस तरह से काम करता है, जीन कोड बनाता है, कोड अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, अमीनो एसिड क्या प्रोटीन बनाता है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर लेता है, या पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करता है। जैसे जरूरी नहीं कि जेनेटिक कैरेक्टर को ही मेंटेन करेगा, बॉडी का बहुत सारा फंक्शन भी जीन से होता है। जैसे सेल डिवीजन, इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी सुनते हो कि सन के एक्सपोजर में ज्यादा रहने से स्किन कैंसर होता है, ये सब सुने होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल में जो कुछ जीन का ऐसा सेगमेंट होता है जो सेल डिवीजन को मेंटेन करता है। अब उस सेगमेंट में अगर एक्सपोजर ऑफ यूवी रे होगा या एक्स रे होगा, तो कहीं ना कहीं कोड ही तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोड डिस्टर्ब होगा तो सेल का डिवीजन डिस्टर्ब होगा, सेल का डिवीजन डिस्टर्ब हुआ तो फिर कैंसर सेल वही कहला जाता है। क्योंकि सेल का जो डिवीजन एक कंट्रोल्ड वे में होता है कि एक जरूरत है बॉडी में तो एक ही बनेगा, लेकिन अनकंट्रोल होगा तो पता एक जरूरत है बन जाएगा। तो कैंसर सेल क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन इज ए कॉल्ड क्या बोलेंगे? कैंसर सेल। कैंसर सेल बोलेंगे। तो अनकंट्रोल ग्रोथ किसके कारण होता है? जीन के चेंजिंग की वजह से। जीन का चेंजिंग किसके कारण हो सकता है? फूड आइटम से हो सकता है, एक्सपोजर ऑफ सन से हो सकता है, ठीक है, केमिकल से हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, ये चीज है। तो वही बात है, और क्या, जैसे फूड के तौर पे फूड में भी केमिकल है, जैसे अजीनोमोटो, ये कैंसर कॉजिंग केमिकल है जो हम लोग खाते हैं बड़े प्यार से, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए उसको।
ठीक है, जो अजीनोमोटो होता है, अजीनोमोटो इज द फूड केमिकल, ठीक है, और वो लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में अजीनोमोटो, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। जितना भी चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, क्यों? उसमें चाइनीज नमक मिलाया जाता है, और उस चाइनीज नमक में एजिनोमोटो होता है, और एजिनोमोटो होने के कारण ही जो है ना, ये कैंसर का जो ये है मतलब होता है, ठीक है। मतलब उधर साइड में देखोगे पंजाब हरियाणा उधर सब में कैंसर पेशेंट ज्यादा है, आखिर क्यों? उधर जंक फूड ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इवन की पंजाब हरियाणा साइड में तुम अगर जाओगे, दिल्ली साइड में, तो वहां पे कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रेन भी चलता है, ठीक है। तो है, उधर का क्लाइमेटिक भी वैसा है, ज्यादा धूप वगैरह ज्यादा निकलता है, तो वो भी रीजन है, जरूरी नहीं कि सारा चीज खाने पे ही होगा, तो ऐसा होता है, ठीक है ना, ये चीजें। और बोलो। जो सर ये कैंसर है वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से? कैंसर वायरस बैक्टीरिया कुछ किससे नहीं होता, जीन के डिस्टर्बेंस से हो रहा है। तो फिर सर अपने आप हो जाता है जीन डिस्टर्ब? तो बोले तो मान लो एक्सरे का उसमें एक्सपोजर हुआ, या हम केमिकल कैंसर कॉजिंग केमिकल अगर इनटेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिन को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। बोले तो उसका रीजन तो वही है कि कैंसर कॉजेटिव जो एजेंट है वो अगर एक्सपोजर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। बोलो और कुछ इसमें, किसी कुछ इसमें और कुछ पूछना पूछ सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? कुछ भी समझ में आया? बोलो, क्या ऐसा चीज है जो तुम लोग को सबको कंफ्यूजन है, किस चीज में? हमको लगा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फंक्शन, तो कोशिश किए समझने का। जेनेटिक कोड थोड़ा सा लग रहा होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। सर ये नंबर वगैरह नहीं समझ में आ रहा है सर। क्या नंबर? वो मतलब सर ये अल्फाबेट जो लिखे ना सर, कौन अल्फाबेट लिख दिए? वो तो सर ATAG वो सब अरे लिखे। गधा, अभी नाइट्रोजन बेस के बारे में बताए, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन में क्या यस लिखे सर। थे? प्यूरिन में क्या लिखे थे? एडनिन थाइमिन। एंड पैरामिडिन में क्या लिखे थे? ग्वानिन साइटोसिन। तो चार्गस रूल क्या बनाता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग होगा, बॉन्डिंग होगा, तो कैसे होगा? नाइट्रोजन बेस से होगा। तो बता, नाइट्रोजन बेस में एक तरफ प्यूरिन है, एक तरफ पैरामिडिन है, सिंपल। तो एडनिन से हमेशा थाइमिन कनेक्ट होगा। डीएनए में अगर आरएनए होगा तो यहाँ यूरासिल चला जाएगा, सिंपल। इसमें क्या है? ये अल्फाबेट इज अ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तुम लोग को एक्चुअली ऐसे बताना पड़ेगा। एडनिन है तो ये डबल बॉन्ड, थाइमिन है डबल, ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये देखो, एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये तो नाइट्रोजन बेस पेयर है। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन बेस पेयर है ये, और उसी के बेस पेयर से डीएनए बनेगा ना। डीएनए क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इधर एक चेन है, इधर एक चेन है, दोनों बाइंड कैसे होता है? नाइट्रोजन बेस के बाइंडिंग से होगा ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन बेस के बाइंडिंग से होता है। क्लियर है? बोलो और कुछ इसमें, और कुछ डीएनए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो पूछो पूछो, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आज हम सोचे थे डीएनए को ही खत्म करेंगे, ठीक है ना। और कुछ पूछना है तो पूछो, जो डाउट है पूछ सकते हैं। और सर एक और चीज सर, ये सर बोलो। जो कोरोना वायरस का पहचान के लिए सर उसका आरएनए को डीएनए में क्यों बदला जाता है आरटीपीसीआर से? आरएनए को डीएनए में क्यों बदला जाएगा? ये सर फिर ना पहचान हो पाता है सर आरटीपीसीआर। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन सर क्या होता है? बताओ क्या होता है तुम? सर वही ना आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब कोई एक सेगमेंट है, उसको और ज्यादा लंबा करना और ज्यादा कॉपी बनाना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स, अगर कोई एक सेगमेंट है उसको एक से ज्यादा बनाना है, बस, ठीक है। डीएनए का स्टडी कर लिया गया है। अगर जैसे क्या मतलब स्प्लिटिंग, मतलब स्पुटम और नोज से लेता है ना सैंपलिंग, उसमें देखता है कि उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है
तो फिर वो पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं है। आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट तो ऐसा नहीं करता है। बस पीसीआर का मतलब ही यही है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक छोटा सा पार्ट है, उसी को बहुत लंबा से करना, फिर उसका स्टडी करना, फिर मैच करना, ये चीज है। और सर रिकवर होकर फिर पता चल जाता है कि पहले वो कोविड पॉजिटिव था, तो कैसे? उसका तो नहीं एंटीबॉडी हुआ बन है। जा देखो एंटीबॉडी बन जाता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या होता है? क्या पूछा शुभम तुम फिर से? सौरभ। हम बोले ना सर कि हम्म, जब कोविड तो खत्म हो जाता है तो उसका सेगमेंट कैसे पता चल जाता है कोविड-19 से? इन्फेक्टेड है ये ना। हाँ देखो, हाँ हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोट मतलब लोअर हो या हाइयर हो, ठीक है, चलो कोविड बोला तो ह्यूमन के केस में, ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम है, ठीक है, और वो सिस्टम हमको हर एक टाइप के फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। फॉरेन पार्टिकल कहने का मतलब वैसा जो हार्मफुल है हमारे लिए, उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोल रहे हैं। तो कोई भी पार्ट है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बचाने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है, और उस इम्यून सिस्टम का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। तो जब कोरोना वायरस इंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी है वो बढ़ जाता है बॉडी में, ताकि उसको खत्म कर सके। अगर वो खत्म नहीं कर पाता है, ठीक है, तो फिर वो अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है, तो हम उसको ट्रीट करते, ठीक करते हैं, या जो भी उसका आगे का रिजल्ट है अलग बात है। लेकिन कोई कोई पर्सन को हो जाता है और उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है और उसको मार दिया है या मार चुका है, जिसका उसका एक्सप्रेशन नहीं है, बट उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुका है। ठीक है, ऐसा है, समझ में? तो हर एक ह्यूमन बीइंग के केस में ये काम होता है। इसीलिए बोलता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो। मतलब जिस बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका एंटीबॉडी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और उसको खत्म करने का कोशिश करेगा। इसलिए इम्यून सिस्टम बोलता है इम्यून बूस्टअप कीजिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, विटामिन सी खाइए, विटामिन ई लीजिए, धूप में रहिए। क्यों? क्योंकि ये सब एक तरीका है जो हमारे बॉडी को के इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी के बनाने के कैपेसिटी को बढ़ाता और एंटीबॉडी को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है ताकि उसको मार सके। तो वही चीज है भाई, जैसे ही अंदर गया एंटीबॉडी बन गया स्ट्रॉन्ग और वो मार दिया, और जो एंटीबॉडी उसको नहीं मार पाया तो उसको इफेक्ट दिखा दिया, तो वो बीमार पड़ गया, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो उसको मार दिया, तो उसके बॉडी में उस टाइप का, क्योंकि देखो अब हर एक एंटीजन का, क्योंकि पैथोजन डिजीज को हम लोग बोलते हैं पैथोजन, सॉरी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। अब पैथोन इज एंटीजन, और एंटीजन अगर है तो जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी बनता है। इसलिए ना पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप का एंटीजन है तो इसके लिए ये एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, या ये एंटीबॉडी इसको मार पाएगा। तो जिसमें इंटर हुआ है, चला गया है बॉडी में और वो खत्म भी हो गया, तो उस टाइप का एंटीबॉडी वो मिल जाता है, पता चल जाता है अरे ये तो एंटीबॉडी जो है कोरोना वायरस के एंटीजन को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिटेक्ट कर गया। समझा? ये चीज होता है। अभी एक देखो दिल्ली में सेरो सर्वे हुआ था, कुछ न्यूज पता है उसके बारे में? यस सर, वहाँ पे क्या बता? 70% सर। पहले से हो चुका था इम्यून कोरोना वायरस। इसका मतलब क्या है कि 70% वाले को हो चुका है लेकिन उसको इफेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। बस, तो स्ट्रांग है तो एंटीबॉडी निकला और प्रोड्यूस हुआ, वो मार दिया। और एंटीबॉडी बनता किससे है पता है? प्रोटीन, एक तरह का आर्मी ऑफ प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन मिलकर एंटीबॉडी बनाता है, और वो एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन को बाइंड करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो इम्यून सिस्टम का भी नया पूरा टॉपिक है 12th में, ठीक है। तो अभी ये समझो है, हम लोग के बॉडी में बहुत सारा सेल्स है जो एंटीजन से लड़ता है। टी सेल, मेमोरी सेल, किलर सेल, मैक्रोफेज सेल, सबका काम होता है कहीं कोई ना कोई हार्मफुल पार्टिकल्स हमको बचाते हैं, और उसी हार्मफुल पार्टिकल को या तो एंटीजन बोल देते हैं या तो फॉरेन पार्टिकल। लेकिन फॉरेन पार्टिकल ज्यादा सही है, क्योंकि एंटीजन बोलने का मतलब होता है कि एंटीजन मतलब एंटीबॉडी उसके लिए बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमारे बॉडी में जरूरी नहीं कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसके लिए एंटीबॉडी बनेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए और सारा सेल है, वो भी काम करता है, वही चीज है। और बोलो, ठीक है।
बोलो बोलो, क्लियर? और कुछ क्वेश्चन है किसी से? कोई क्वेश्चन और कुछ भी चीज पूछ सकते हो। देखो आज की क्लासेस जो भी है तुम लोग डीएनए, देखो डीएनए के बारे में या जो भी है जरूर पूछो। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर कोई क्लास हम डीएनए के बारे में नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि कोर्स भी आगे हम लोग को देखना है, ठीक है? मतलब तुम लोग का सारा डाउट क्लियर है ना? चलो ठीक है। डीएनए में वेरिएशन समझ लो क्या होता है, थोड़ा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट तक समझ लो। देखो जैसे बोल रहे हैं कि डीएनए है तो जीन है, और जीन है तो इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है? वेरिएशन कहने का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू बॉडी कंडीशन। अगर बॉडी में चेंजिंग हुआ तो चेंजिंग किस में होगा? अरे इसी सब बेस पेयर में चेंजिंग होके वेरिएशंस आ जाता है। सोचो, मेल का अलग है जीन, फीमेल का अलग है जीन, दोनों आके मिक्स होगा, और मिक्स होके जो ऑफस्प्रिंग होगा वो तो हाईली वेरिएशंस होगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना वेरिएशंस है ना? हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपना सरवाइव कर रहा है। किसको बहुत ज्यादा गर्मी में रहने का आदत है, किसी को बहुत ज्यादा ठंडा में रहने का आदत है। अब मान लो जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहने का आदत, तो कहीं ना कहीं उसका बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन हो रहा है, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कुछ ऐसा जीन होता है जो काम करता है, और जो ठंडा में रहता है। अब मान लो दोनों के फ्यूजन से कोई ऑफस्प्रिंग होगा, तो दोनों का वेरिएशन कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो उस ऑफस्प्रिंग में दिखेगा, वही तो वेरिएशन है कि टू डिफरेंट गैमेट्स में जो डीएनए है उसमें जो जीन है वो अलग अलग तरीके से अपना अपना फंक्शनिंग करता है। दोनों फ्यूज हुआ तो अपना मैकेनिज्म करता है, सॉरी दोनों फ्यूज ऑफ स्प्रिंग हुआ तो उस ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन करेगा ही करेगा। इसीलिए ह्यूमन बीइंग या फिर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का कैपेसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट पेरेंट या 2 डिफरेंट गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यही है तुम्हारा वेरिएशन, ठीक है? अब हम इसको मिटाएं। और कुछ देखो वेरिएशंस का बता दिए, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या एग्जैक्ट कॉपी होता है क्या अपने मम्मी ये पेरेंट्स का? तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए बोला जाता है कि डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट। क्यों? क्योंकि अगर 2 पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से जो ऑफस्प्रिंग हुआ है तो उस ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए है मैक्सिमम पेरेंट से ही मैच होगा, क्योंकि उसी दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है? जैसे मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बहुत सारा केस सॉल्व करते हैं। नॉर्मल कोई मान लिया जाए कोई एक बच्चा है खो गया, उस पर 2-3 फैमिली क्लेम कर दिया कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। कैसे पता चलेगा किसका क्या बच्चा है? तो सबका डीएनए को निकालता है, उसको एक बड़ा सा सेगमेंट बनाता है ताकि उसमें जीन वगैरह आ जाए, और उस बच्चे का भी निकाल के जीन वगैरह को बनाता है, अब दोनों को मैच करता है। जिसका जिससे ज्यादा मैच हो गया वो उसका बच्चा है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। यही होता है क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए। बोलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो भाई, डीएनए टेस्ट करा लो। क्यों? क्योंकि डीएनए कभी भी गलत नहीं हो सकता है, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा डीएनए रिपोर्ट। अगर सही करे तो, मान लिया रिपोर्ट करने के बाद अगर मैनिपुलेट करे तो अलग बात है, लेकिन डीएनए कभी भी गलत नहीं बोलता है। बस यही चीज होता है और कुछ नहीं, ठीक है? बोलो आज का क्लास क्लियर? कोई दिक्कत सर किसी? सर बोलो। तो ब्लड ग्रुप भी सेम होता है ना, 2 पेरेंट्स का, या ओ पॉजिटिव है दोनों में से एक का होता है ना? हाँ 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 हाँ। तो वो कैसे होता है? देखो उसके लिए जीन काम करता है, उसके लिए एक से ज्यादा जीन काम करता है। देखो अब कैसे, मान लो कि मम्मी का ए है पापा का बी है, पॉजिटिव, तो बच्चे का ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। मान लो ए हुआ तो क्या बोलेंगे, फादर का डोमिनेंट, बी हुआ तो मदर का डोमिनेंट, और ए बी आ गया तो दोनों जीन एक साथ एक्सप्रेस कर गया, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये मेंडल्स का लॉ है। ओ हुआ तो सर? हाँ ओ हुआ, ओ नहीं होगा ना, वो तो होगा सर। हाँ सर तो एक होगा, हाँ ओ होगा वो। हाँ तो यहाँ पे जो आई जीन होता है ना, उसमें एंटीजन नहीं दिखेगा, तो उसमें मल्टीपल एलील का केस आ जाएगा। मल्टीपल एलील, एक से ज्यादा जो एलील है इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा, ये कोडोमिनेंस का केस यहाँ आ गया और मल्टीपल एलील का केस यहाँ पे आ गया।
तो कोडोमिनेंस इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप, लेकिन कुछ ही केस में जो केस बताए। और मल्टीपल मतलब ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, वो एक से ज्यादा जीन उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो चारों आ जाएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलील है, ये भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है, ये सब 12 का पार्ट है। चलो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और एक बार तुम लोग डीएनए वेरिएशंस के बारे में एक बार फिर से एनसीईआरटी के बुक्स में जो भी है पढ़ना। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल डीएनए का जो मैकेनिज्म होता है वो हम बता दिए, और अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा डीएनए में हमको लगता है दिक्कत होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे, फिर इवोल्यूशन में जाएंगे, ठीक है, इसीलिए। ठीक, क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो काम, पहला काम डीएनए से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में है, ठीक है, उसको पढ़ के रखना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार रीड करके रखना, और क्या रीड करके आना, ताकि तुमको क्लियरली समझ में कुछ कुछ है उसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और कुछ कुछ तो अपना एनसीईआरटी पूरा रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है।